2019 में बहन मायावती ने मुस्लिम समाज को लेकर क्या कहा था, आप भी सुनिए। मुसलमानों के जुम्मा की सामूहिक नमाज पढ़ने के संबंध में भी सरकारी मस्जिदें का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है कि सन 1947 के आसपास देश में मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या यहाँ सरकारी नौकरियों में लगभग 33% थी, जो अब घटकर लगभग 2 या 3% ही रह गई है। इसलिए हमारी पार्टी इनके लिए शुरू से ही यहाँ आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण देने की बरकरार मांग करती आ रही है। यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि 2019 के चुनाव सिर पर हैं और राजनीतिक जोड़-तोड़ शुरू हो गया है। राजनीतिक जोड़-तोड़ तो आपने देखा ही होगा, लेकिन अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है और लोक लुभावने वादे भी शुरू हो गए। अट्रैक्ट करने के लिए कहीं पर कर्ज माफी है, कहीं पर आरक्षण है और कहीं कुछ है। बहुत दिनों से हिंदू मुस्लिम राजनीति भले आप न सुन रहे हो, मुसलमानों को लेकर बहुत बड़े बड़े बयान न सुन रहे हो, लेकिन अब वो बयान भी शुरू हो गए हैं। अभी सवर्ण जो गरीब हैं उनके आरक्षण की बात सुनी होगी, लेकिन आज यूपी की तरफ से, यूपी में मायावती ने जो बयान दिया है वो सुन लेते, क्योंकि उन्होंने जुमे की नमाज को लेकर भी मुसलमानों के साथ हमदर्दी जताने की कोशिश की और कहा है कि आरक्षण भी मिलना चाहिए। कई साल से ऐसा कोई बयान नहीं सुनने को मिला। लोग तरस रहे थे कि मुसलमान जो है वो क्यों हाशिए पर है, चाहे पहलू खान का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, अखलाक का मामला हो। लेकिन मायावती खेमे की तरफ से बयान कम आए थे। नोएडा के अंदर भी तमाम चीजें थी, आज बयान आया। पहले बयान सुनाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। मुसलमानों के जुम्मा की सामूहिक नमाज पढ़ने के संबंध में भी सरकारी मस्जिदें का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है कि सन 1947 के आसपास देश में मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या यहाँ सरकारी नौकरियों में लगभग 33% थी, जो अब घटकर लगभग 2 या 3% ही रह गई है। इसलिए हमारी पार्टी इनके लिए शुरू से ही यहाँ आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण देने की बरकरार मांग करती आ रही है। शुरू से ही मांग करती आ रही है। हालांकि अभी केंद्र में तो उनको सरकार नहीं मिली है, अभी तो लोकसभा में 0 है, लेकिन यूपी में कई बार सरकार उनकी रही है, अपने दम पर भी और सहयोग के साथ भी। क्या ये तमाम चीजें यूपी में भी लागू हो सकती थी, या फिर सिर्फ चुनाव से लगभग 3 महीने पहले हमदर्दी जागी है? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। और उसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या फिर जो है मुसलमान हमदर्दी कहीं ना कहीं दिखाई देगी, या इसके दम पर ही 2019 का चुनाव लड़ा जाएगा। एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है खेमचंद शर्मा जी। सैफ खान साहब मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है सैफ साहब आपका। ऋषि मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, दिल्ली स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है। और मुजफ्फर खान साहब है, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। 2019 का चुनाव सिर पर है, गठबंधन शुरू हो गया है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कहीं पैर छूते नजर आए, आपने देखा होगा। हालांकि आज कई तस्वीरें आई हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो जनता को बहुत कुछ देने की बात कर रही हैं, उनके यहां एक केक कटा और केक पर लूट मची, वो भी आपने देखी होगी। लेकिन ये जो बयान आया कि 10% आरक्षण मिलना चाहिए मुसलमानों को, क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, या सिर्फ एक जुमला है, या कोई लोक लुभावन वादा है, या फिर आपको लग रहा है कि मुसलमान को हॉट केक की तरह बेचने के लिए राजनीतिक दल तैयार हो गए हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से मायावती जी का आज बयान आया है कि मुसलमानों को 10% अतिरिक्त अलग से जो है आरक्षण दिया जाए, तो कहीं न कहीं मुसलमान को साधने की काम मायावती जी का ध्येय था। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि जो समीकरण है यादव प्लस मुसलमान प्लस दलित, तो उस समीकरण को मायावती जी साधने का प्रयास आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और कहीं न कहीं मुसलमान वर्ग को खुश करने का प्रयास किया। उन्होंने अतिरिक्त 10% का आरक्षण का मांग किया। उसका एक कारण भी है, आप मायावती की पिछले राजनीतिक कैरियर को देखेंगे तो मायावती कई बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। तो कहीं न कहीं अपने जो इमेज जो उनका था कि मायावती यदि सत्ता के कारण सत्ता पाने के लिए वो किसी के साथ जा सकती है, बीजेपी के भी जा सकती है,
तो उस इमेज को सुधारने के लिए उन्होंने मुसलमान के लिए इस प्रकार का कहा है, लेकिन ये संभव नहीं है। आप देखेंगे कि जो अगली जाति को अगली जो इकोनॉमिकली बैकवर्डेड हैं उनको देने के लिए भी सरकार को अमेंडमेंट लाना होगा। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट 1991 और 92 में उन्होंने जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो ये सरकार जो 10% का आरक्षण दिया है उसको भी कोर्ट में देखिएगा कहीं न कहीं कुछ दिनों में चैलेंज किया जा सकता है। तो मायावती का मुसलमान के लिए अतिरिक्त 10% मांगना ये कहीं न कहीं हम राजनीतिक जुमला हमको दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि अगर केंद्र सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार भी ऐलान करती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे जाती है 50% के, तो उसको लोकसभा और राज्यसभा में बाकायदा बिल को पास कराना था और राष्ट्रपति महोदय से उस पर मोहर लगवानी थी। अब हालांकि सरकार का टेन्योर लगभग पूरा हो गया, लेकिन ये मायावती का बयान और ये किस तरह से देखेंगे इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुजफ्फर खान साहब मौजूद हैं। हालांकि बीएसपी की तरफ से बात रखने के लिए हमें कोई किसी ने टाइम भी नहीं दिया और वहां से कोई आता भी नहीं है। ऐसा नहीं है, एक दो लोग हैं वो आते हैं तो बाद में सुना ये जाता है कि वो डांट खाते हैं। मुजफ्फर साहब, आपके अलायंस हो गया है 38-38 बराबर की भागीदारी, जिसे कहते हैं मिल बांटकर करने वाला काम आपने शुरू कर दिया है। ये वही मायावती हैं जिनको लेकर आपके यहां भी कई बार कहा जाता था पत्थरों वाली सरकार, पत्थरों वाली बुआ जी। आजम खां के भी बयान आपको याद आ रहे होंगे, उन्होंने तो कई बार ये तक कहा कि चांदी के बरक में एक बड़ी गंदी सी चीज का उन्होंने नाम लिया था, वो लपेट कर दे दिया गया है। अब आप साथ हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या लगता है कि अब आप फिर जुमलेबाजी शुरू करेंगे और रुबहानी की बात करेंगे? क्योंकि आपने भी जितना टेन्योर था उसमें जितना दिया है वो सबको याद है। अब ये जो बयान है इस पर आपका साझा कोई वक्तव्य माना जाए इसको, या उनका बयान अलग है, आप इस पर अलग रखते हैं? देखिए, जहां तक खालिद साहब आदरणीय बहन जी की बात है, उनका अपना एक ये विचार हो सकता है। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों के और सभी धर्मों के लोगों को जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं उनकी हमेशा वकालत करती रही है। उनको नौकरियां दी जानी चाहिए, उसके लिए कोई तरीका निकाला जाना चाहिए। रही बात ये जुमलों की, तो जुमलों वाली जो सरकार है, आपने देखा होगा कि किस तरह से इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लोगों ने एक जुमले दिए थे देश को कि साहब इतने 2 करोड़ लोगों को हम जो है नौकरी दे देंगे साल में। ये आपका भी जुमला माना जाए? हम लोग जुमले वाले नहीं हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो 10% रिजर्वेशन हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जुमला है। ये जो आज का बयान है इसको कैसे करेंगे? इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, आज का खुश करने के अलावा कुछ नहीं जो देखिए, हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि आर्थिक आधार है क्या दरअसल, ये सोचने की बात है। नहीं, ये जो आज आया है आपके सहयोगी की तरफ से कि 10% मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा या दिया जाना चाहिए, और जुमे की भी बात की है, तो जुमे की बात अभी कैसे 3 महीने पहले याद आई है? जो चीजें हो रही थी तो काफी दिनों से हो रही, उनके टेन्योर में भी हुआ। आपकी सरकार में अगर दंगों की गिनती करेंगे तो बहुत लंबी बैठ जाएगी, लेकिन 3 महीने पहले ही हमदर्दी जागी है, ये अचानक कैसे हुआ? देखिए, दरअसल है क्या, ये बहन जी का अपना एक बयान है और जो बयान है सपा से खंडन करती है, उससे नहीं। मुजफ्फर भाई, आप सपा खंडन करती है क्या? लोग खंडन करने वाले लोग नहीं हैं। देखिए, उनका एक व्यू है। दरअसल आपको याद होगा कि जब डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की एक रिपोर्ट पेश हुई थी, उसके बाद देश में खूब चर्चा हुई थी मुसलमानों को लेके, लेकिन जो केंद्र में सरकार रही उसने हिम्मत नहीं दिखाई और कुछ करके नहीं दिया मुसलमानों के लिए। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। मगर सच्चर कमेटी में भी बात करनी है मुझे आपसे। 2002 में गठित हुई थी, 2006 में पार्लियामेंट के अंदर पेश की गई, 403 पेजेस की वो रिपोर्ट थी और उसकी बहुत सी सिफारिशें थी, शिक्षा को लेकर भी थी और तमाम चीजें थी। मुजफ्फर साहब भी मौजूद हैं, सैफ साहब भी मौजूद हैं, और खेमचंद जी मैं आपके पास सबसे बाद में आऊंगा। आज आपका मुझे लगता है कि आज सैफ साहब से जवाब बनता है। सैफ साहब, कई उसमें सिफारिशें बड़ी ऐसी थी जो प्रैक्टिकली हो सकती थी। एक तो आप ही के गठित की हुई वो कमेटी थी राजेंद्र सच्चर साहब की, और उसके बाद जो सिफारिशें आई उसमें एक सिफारिश ये भी थी कि जो सीमांकन है, जो परिसीमन है विधानसभा क्षेत्र का या किसी भी चुनावी क्षेत्र का, उसमें इस तरह से हो कि आरक्षण अगर हो, मुस्लिम जो हैं वहां ज्यादा वोटर हो तो उनको दलित या किसी अन्य के लिए आरक्षित न किया जाए। एक तो ये था, शिक्षा को लेकर था, 10 सिफारिशें थी, एक पर भी आज तक सीरियसली ना आपने काम किया न मुजफ्फर साहब ने काम किया। क्यों नहीं काम किया? आज हमदर्दी सबको नजर आ रही है, आपको भी बहुत चीजें नजर आएंगी अभी कुछ दिनों में। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आजाद खालिद साहब, आज आपके साथ जो न्यूज के ऊपर मौका मिला। अब आपने बात की मुस्लिम्स की, अगर आप बात कर रहे हैं
या माइनॉरिटी की अगर आप बात करते हैं तो आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने ऐलान किया था कि माइनॉरिटी का हक है, जाहिर सी बात है आज भी हमारे देश में माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया जाता है, इसको आप इनकार नहीं किया जा सकते। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो 140 मिलियन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए थे, उसमें कितने प्रतिशत मुसलमान भी थे, उसमें सब धर्म के लोग थे। हमने बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए। हमने, अगर मुस्लिम्स की आप बात करते हैं तो हम पहला ऐसा देश है, आप कोई भी देश में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने करके दिखाया है कि हज के लिए हमने ही सब्सिडी दी। हमने हर वर्ग के लिए किया है, हर धर्म के लिए किया है, हमने जनता के लिए काम किया है साहब। आज बड़ा आश्चर्य होता है जब सवाल पूछा जाता है इस चीज के लिए कि आपने नहीं किया, हम तो करते आ रहे हैं। अभी मैंने मौजूदा एग्जाम्पल आपके सामने बड़ा दिल से आता है, आप बोलते रहे, हम सुनते रहे। दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसने हज के ऊपर सब्सिडी दी हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह भी करके दिखाया है। हमने हर वर्ग के लिए किया है, हर धर्म के लिए किया है साहब। आपकी बात पूरी हो गई। मैंने आपसे सवाल यह किया था, 2002 में आपने कमेटी गठित की राजेंद्र सच्चर साहब की अध्यक्षता में, 2006 में वो पटल पे रखी गई, सिफारिशें लागू हुई, लागू करने के लिए उन्होंने सिफारिशें बताई, आपने उस पर क्या काम किया? हज की सब्सिडी तो वो लेगा ना जो हज को जा रहा होगा, जिस पे इतना पैसा होगा। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो कहीं गरीब हैं, और सब्सिडी पर भी अगर हम जाएंगे तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, क्योंकि कोई आदमी सब्सिडी पे हज करना नहीं चाहता, वो एक अलग विषय हो जाएगा। आप डाइवर्ट ना करके सिर्फ ये बताएं, सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए आपने क्या काम किया? आप ही की गठित की हुई कमेटी थी, इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं। सुनिए, मैंने अभी आपको बताया 140 मिलियन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए। उसमें बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, क्रिश्चियन भाई भी हैं। हमने हर वर्ग, तभी मैं आपको बोल रहा हूं, हमने सबके लिए इक्वल काम किया है, इस देश के विकास के लिए काम किया है। जहां आप कमेटी की बात कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर जो है बिल्कुल गौर करेंगे, आगे चल के जो है ध्यान दिया जाएगा उसके ऊपर। जो है जो भी विषय रह के वो कमेटी छूट गई या उसके आगे प्रोसीड नहीं किया गया, उसको भी हम करके देखेंगे। आपने कहा जो कमेटी छूट गई, ठीक है। खेमचंद जी, ये सब्सिडी का जिक्र कर रहे थे, हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन आज आप देखें, साहब से एक सवाल यह था कि मायावती जी ने बाकायदा आज कहा कि कांग्रेस को सबक सिखाना होगा, लेकिन आपके लिए अगर देखा जाए कई सवाल हैं। जिस तरह से आज जुमे की नमाज पर सवाल उठा, आपकी सरकार के आने के बाद कई ऐसी चीजें हुई जिससे विपक्ष को खासतौर से कहने और सुनने का मौका मिला। लेकिन क्या लगता है आपको, जो ये 10% की जो मांग अगर की जा रही है, एक तो आरक्षण की बात की जा रही है, दूसरा ऐसे हालात क्यों बने कि विपक्ष ये बाकायदा मुसलमानों को लेकर बयान देने लगा, या फिर आप यही चाहते हैं कि फिर हिंदू मुस्लिम वोट चुनाव हो और उसका आपको फायदा मिले पोलराइज करने का? सर, आपने बहुत ही उचित मुद्दे के साथ आज डिस्कशन रखा है। अब देखेंगे एसपी और बीएसपी का जो विमिल गठबंधन है, और बीएसपी बात एससी एसटी समाज की करती है और एसपी जो है पर्टिकुलर एक अपने घर की बात करती है। इन दोनों का जो गठबंधन है वो बिल्कुल अनहोली अलायंस है और विमिल गठबंधन है। अब इनको लग रहा है कि इनके अपने लोग छिटक जाएंगे, तो इन्होंने सोचा कि लेकिन मायावती जब आपसे अलायंस करती थी पहले, तो वो होली अलायंस था। तो मेरे को आप बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपकी बात मैं तो थोड़ा याद नहीं दिला, आप सीधे पत्रकार हैं। हाँ। और आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सर ये है कि इन लोगों ने मुस्लिमों को अपीच करने के लिए 10% की बात रखी है और अपनी सरकारों में ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करती है। और आपने देखा होगा 10% जो जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन तय किया गया है उसमें सभी को मिलेगा, वो किसी विशेष धर्म को नहीं मिलेगा। वो ऐसा नहीं कि हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को ही मिलेगा या क्रिश्चियन को मिलेगा, वो सबको मिलेगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने किसी धर्म को आगे रख के काम नहीं किया। हमारी पार्टी ने सोचा कोई भी गरीब यदि जनरल कैटेगरी में आता है, या वो मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, कोई भी हो, उसको हमें साथ देना है, उसको हमें एम्पावर करना है, उसको हमें साथ तो देंगे क्या? रिजर्वेशन देना है। पार्क के अंदर नमाज की इजाजत नहीं देते हैं, पास कराया। आपकी पुलिस रही बात खड़े हो जाते हैं, तो कांग्रेस के मित्र भी बात कर रहे थे कि मनमोहन सिंह ने कहा को आप इबादत नहीं करने देते हैं। देश के रिसोर्सेज पे पहला अधिकार मुसलमानों का है।
बात सुनिए। और बाद में ये कह रहे हैं कि हम पार्क सबके के लिए काम अंदर जो करते हैं। नमाज होती देखिए, थी कांग्रेस के पास वहां कहने के को कुछ हिंदू है नमाज नहीं। करवाते थे। क्योंकि इन्होंने कुछ आपने किया तो नहीं, इस सिर्फ मुल्क उन्होंने को अपीजमेंट की शर्मसार राजनीति करने की। का काम आपने किया देखा है। होगा पंडित जी सबका ने भी साथ और सबका गरीबी विकास हटाओ की जो बात की, आप इंदिरा जी ने ढोंग भी रचते गरीबी हो इस हटाओ बात की को बात बार की, बार राजनीति कह में के। भी गरीबी हटाओ की अरे बात की। खेमचंद जी 7 सुनने, साल तक तो ये गरीबी अब हटा आप नहीं थोड़ा पाए। सा सुनने की भी इनके हिम्मत पास रखिए। सिर्फ और सिर्फ कहने जो को रटा कुछ रटाए नहीं रटा है, रटाए तो बात है भाजपा के लोग करते भ्रष्टाचार, हैं। इनकी- अब इनकी देश जो और खेमचंद जी और मुजफ्फर साहब रही है। सवाल वही है। और जो खसोटा सिर्फ और जी। सिर्फ वो, हाँ। मैं आपको सर बता दूं, जो गठबंधन है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए। अरे तो हाँ, हिम्मत है बहुत तो सारे अकेले जो लड़के खेल दिखाओ ना। नेता हैं, जिनका 46 कोई दलों के विजन साथ नहीं है, मिलकर जिनका चुनाव कोई- लड़ने वाले आप देखेंगे भाजपाई देश के लिए कोई एक contribution नहीं, दो वो पार्टियों सकता के होगी, गठबंधन से डरे पड़े हैं, को रोकने का प्रयास कर बगले रहे हैं। झांकते फिर रहे हैं। 46 दलों के साथ क्यों लड़ रहे हो? अरे अगर सर, हिम्मत ये है, कौन बोल रहे हैं कि आवाज आपके थोड़ी नेता कम का आ रही तो है, कद बहुत आपको बड़ा है, आप बताइए, लोग मैं बताते कहना हो चाहूंगा, वो तो 35 आओ ना रह चुनाव गए। में अकेले, क्यों नहीं लड़ते? कहीं आज आजाद साहब, कहीं जी। जेडीयू की खुशामद करते हो, जी। जहां पे मेरी आवाज आ रही है 22 आपको? सांसद हाँ जीते हैं, बिल्कुल आ रही सत्ता है, पे ठीक है। समझौता कर लेते हो। खेमचंद जी सवाल इन्होंने जो किया है मुजफ्फर साहब ने, एक तो ये किया है कि नोएडा के अंदर आपने जहां पर हिंदू भाई जो है नमाज होने दे रहे थे वहां पर आपकी सरकार ने बाकायदा रोक दिया, एक सवाल। दूसरा ये कह रहे हैं कि आप भी तो कई दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो। सर, आपका जो पहले क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूंगा कि वो नोएडा की अथॉरिटी ने लिया है, पूरी यूपी में ये एप्लीकेबल नहीं हुआ है। और नोएडा की अथॉरिटी ने जो डिसीजन लिया वो लोकल जो लोग हैं, लोकल जो वहां पे जो कम्युनिटीज हैं, लोकल रेजिडेंट है, उनके कहने पे अरे हिंदुस्तान के इतिहास में वहां ऐसा कहीं नहीं हुआ। वहां पे आप पूजा नहीं करने दोगे, असुविधा हो रही है, आप जागरण नहीं होने दोगे, आप लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दोगे, रखते हुए क्या बात करते हो आप? अब इससे जो है आपको वोट मिलने वाला नहीं है। सभी वर्गों के लोगों ने आपको नकार दिया। आप जगह प्रोवाइड करें। ऋषि मिश्रा जी, राजनीति जो है कितनी भयंकर हो गई है। आपने देखा होगा कि अखिलेश सरकार रही है, दंगों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, खुद यूपी के जो पुलिस थाने उनकी रिपोर्ट है। उसके अलावा आप देखें बदायूं कांड हुआ, ज़ियाउल हक हत्याकांड और तमाम चीजें हुई, और उसके बाद एक जो द्विवेदी थे मथुरा में आईपीएस थे उनकी हत्या हुई। ये तमाम वो सवाल थे जो कहीं ना कहीं ये खड़े रहेंगे, भले कोई जवाब ना दे लेकिन सवाल जरूर खड़े रहेंगे। रेप, हत्या, मर्डर, ये तो तमाम चीजें थी, लेकिन गायत्री प्रसाद को कई बार बर्खास्त करने के बावजूद उसे मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया जा सका। खुद सीएम मंच पे खड़े होकर कहते हैं ये मेरी सुनता कब है। क्या लगता है नए टेन्योर में, हालांकि एक बहुत बड़ा जो 4.5 मुख्यमंत्रियों वाले टेन्योर थे उसमें से शिवपाल तो अलग हो गए, लेकिन 3.5 तो अब भी रहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। यदि बीजेपी के नेता थोड़ा चुप हो जाए तो मैं जी खेमचंद जी आते हैं आपके पास। देखिए, जो ये नेताएं जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो या सपा के बसपा के हो, आज मायावती जी आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा इशू उठाया है। आपने इस चर्चा भी की, राजेंद्र सच्चर कमेटी की चर्चा की। क्या बसपा मंत्री पद पाने के लिए तो कांग्रेस पर दबाव बनाती है, बसपा या सपा सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाती है? क्या सपा बसपा राजेंद्र सच्चर कमेटी को रिकमेंड करने के लिए क्या मायावती ने कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया। और आज जो है मायावती चुनाव के आप दरवाजे पे हो तो कह रहे मैं मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दूंगा। 2005 में जो अपॉइंट हुआ था सच्चर कमेटी, और नवंबर 2016 में जो सच्चर कमेटी ने अपना रिपोर्ट रखा था, सच्चर कमेटी ने कहा था कि सोशल रूप से, एजुकेशनल रूप से और जॉब में मुसलमान को जो इनइक्वालिटी है उस पर सरकार को, ये राजनीतिक पार्टी आज जो बयानबाजी कर रही है, चाहे वो सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, क्या राजेंद्र सच्चर कमेटी के जो रिकमेंडेशन थे, दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जो जस्टिस थे राजेंद्र सच्चर कमेटी, क्या उनके रिकमेंडेशन को लगाया या सपा ने किया या पहली बार 1947 के बाद ये लिखकर आया 1930 में 32 के सेंसेक्स में 24% यूपी के अंदर जो लिटरेसी रेट बताया जाता है मुस्लिम समाज का था, ब्राह्मणों से ज्यादा था उस जमाने में। हालांकि आप ये कहोगे कि जो लोग थे पाकिस्तान चले गए, लेकिन उसके बाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये पहली बार सामने आया कि मुसलमानों की हालत जो है वो SC ST से भी बदतर है। आप कह रहे हो कि आपने 1.4 कितना लाख मिलियन जो है आपने उनको उठाया, कैसे उठाया वो बात की बात है, लेकिन आप ही की बनाई हुई कमेटी की रिपोर्ट्स को लागू करने के लिए आप कितने सीरियस थे वो सबको मालूम है। क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैंने अभी आपके शुरुआत में ही सबसे पहले क्लियर कर दिया था कि हम इसके ऊपर वापस गौर करेंगे, मगर आज
इस वक्त देश के जो यार भाई मेरा सवाल ये है कि 2005 में आपके 2006 में 75 रखी गई, 2005 में मनमोहन सिंह ने सच्चा कमेटी का गठन किया था मुसलमानों के इकोनॉमिकली सोशली आपने करने के लिए काम किया, उसको भी हमारी वजह से ही है। हमने कानून बनाए, हमने रिजर्वेशन एक्ट बनाए, जिसकी वजह से आज जो उनको भैया क्या कानून रिजर्वेशन एक्ट आपने बनाया? साल ये संविधान में प्रोविजन है। रिजर्वेशन देने के लिए कुछ कर नहीं पाए। आपने बार बार आपने प्रॉमिस किया, आपने 2004 में प्रॉमिस किया, आपने 2014 में प्रॉमिस किया कि जो गरीब लोग जनरल कैटेगरी के हैं आप उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। आपने उनको कदम ही नहीं उठाया, आपने बात ही नहीं की, आपकी नियत नहीं थी। भाई 10 आपको बता देता हूं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उसका 1% भी मुसलमान नहीं है। इंडिया में यदि ब्यूरोक्रेट्स का परसेंटेज निकालेंगे 1% मुसलमान नहीं है। मैं आजाद भाई बिल्कुल मानता हूं मुस्लिमों की जो पढ़ाई है, मुस्लिमों को जो शिक्षा है उसमें सरकार को और ज्यादा काम करना चाहिए। आप ही टक्कर हैं। जो कांग्रेस लाया उनके जो वो सो कॉल्ड नेता कहलाते हैं, सो कॉल्ड उनके हितैषी कहलाते हैं, इन्होंने उनको लूटा। भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मायावती जी का बयान आज हुआ है 10% के, तो अपनी ईमानदारी से सभी का विकास करने की कोशिश की। उसमें ठीक है। खेमचंद जी, सवाल ये है कि अब मायावती ने कहा है कि 10% मिलना चाहिए, आप इस स्टैंड को सपोर्ट करते हैं? हम ये नहीं करेंगे वो सिर्फ हिंदुओं के लिए, वो सबके लिए, तो मुस्लिम भाई के पावर होंगे। मेरा खालिद भाई आपका आदेश तो मेरा सवाल है, सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम को ही होगा। नारा है सबका साथ सबका विकास। गुजरात में आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया? राजस्थान में आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया? अरे सर, जहाँ पे जितने अब की आप गुजरात की बात करते हैं, गुजरात के कितने मुसलमान हैं? बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, टिकट एक अलग चीज है। टिकट में देखा जाता है कि कौन कैंडिडेट चुनाना है, कौन जीत सकता है। को लगाने का काम करते हैं, नहीं हो सकते। आप काम से बोलिए, रिजर्वेशन दे रहे हैं, हमने ये बोला राजेंद्र हमने बोला ये रिजर्वेशन सबके लिए होना चाहिए, कांग्रेस जवाब ले लेते हैं मुजफ्फर खान के लिए भी होना चाहिए। देखिए आज 18 महीने में सबसे कम महंगाई है। खेमचंद जी मुजफ्फर खान से जवाब ले लेते हैं जी। दालों के रेट सस्ते हैं, आज फ्यूल के रेट सस्ते हैं, आज तेल के रेट ठीक है। सस्ते हैं। तो क्यों सस्ते हैं? मुजफ्फर साहब कुछ कह रहे हैं सबसे नीचे स्तर पे। भाई साहब 365 रुपए वाला सिलेंडर 900 रुपए का बेच रहे हो। खर्चा होता था घर का, शहर से लेके गांव तक आज जो है गैस का इस्तेमाल हो रहा है। आपको आप देखिए ये भागीदार मैं आपको जवाब ले, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी रही है सूबे में, आप मिश्रा जी उठा के देखिए इतिहास, अब भी बहुत दंगे हुए हैं। नेताजी ने मुख्यमंत्री थे, उनका हेलीकॉप्टर में दंगा हो गया था नौकरियों में। आजाद मुजफ्फरनगर कांड आप नहीं भूले हो। नौकरियों के अंदर यूपीए की 10 साल सरकार थी, 2006 में संसद के पटल पर सच्चा कमेटी को रखा गया। आप सरकार में सरकार को बाहर अपने राज्य में तो लगा दे रहे थे, आपने क्यों नहीं दबाव बनाया सरकार? नहीं बिल्कुल, अरे आप चाहे कांग्रेस हो, सत्ता हो या बसपा हो या बीजेपी हो, बीजेपी सबके साथ सबका विकास की बात करती है। आप बता दीजिए गुजरात में जितना हाउस का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, जितना मेरे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय मैं बात नहीं कर रहा हूं, से मांग राजेंद्र सच्चर कमेटी को रिकमेंड करने के लिए आपने क्या किया? मैं आपको वही बता रहा हूं मिश्रा जी। देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार को फैसला लेना था। आपने दबाव क्यों नहीं बनाया? आप हमने समर्थन वापस ले लेते सरकार गिर जाती। आप समर्थन वापस लेते सरकार अपने स्टेट में तो लागू कर सकते थे। आपको तो प्रचंड बहुमत था। बिल्कुल हमने वो सिफारिश अपने स्टेट में तो लागू करते हैं। पहली बार देश के इतिहास में हमने मदरसे में पढ़ाने वाले मौलानाओं को टीचर लगाया। उत्तर प्रदेश के अंदर 9000 उर्दू टीचरों की भर्ती करी। मुजफ्फर भाई फिर भी मैं आपको एक रेशियो बता दिया, पूरे इंडिया ब्यूरोक्रेट्स का रेशियो निकालिए, 1% मुसलमान नहीं है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसा मुसलमानों का डेवलपमेंट हुआ 7 सालों में? समाजवादी बीजेपी के 10 सालों में आगे रहे हैं। और आज भी हम कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की बात ना करें लोग, जिनकी भी आर्थिक स्थिति खराब है उनको जो है, हमने तो नया एक फार्मूला देखा जो बीजेपी ने दिया। आप ही के जो कॉन्सन पार्टनर के अध्यक्ष मायावती जी का, जिसको खाली लाख रुपए तक की छूट है और 2.5 लाख रुपए से के लोग जो है गरीब माने जाते हैं। हमने तो गरीबों की परिभाषा बदलते हुए देखा है। 5 लाख रुपए कमाने वाले उन्होंने गरीब बता दिए देश में। आपने 5 लाख रुपए कमाने वाले
गरीबों को नौकरी दे सैफ रहे हैं खान, देश में। आपने सबसे ज्यादा हुकूमत करी है, सच्चर कमेटी का गठन आपने किया, केंद्र में आपकी सबसे ज्यादा सरकार रही और सच्चर कमेटी के सिफारिशों के आने के बाद भी सबसे ज्यादा आपने सरकार चलाई है। क्या लगा आपको, ध्यान नहीं आया आपका? नहीं साहब, मैंने आपको बताया अभी कि 140 मिलियन लोगों की बात कर रहा हूं, जिसमें सभी धर्म और सभी विशेष आता है। हमारे लिए बड़ा हर जनता, हास्यास्पद हर है। धर्म के जो है वो हाँ। एक इक्वल है। हम कोई जाति धर्म में लोगों को बांटने वाली पार्टी नहीं है। हम्म। आप ये देखिए, आज अगर आप बात करते हैं मॉब लिंचिंग के ऊपर, आप जो है आप आ जाइए, मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को सम्मानित किया ये जाता है। 84 में जो हुआ था वो मॉब लिंचिंग था क्या? महेश शर्मा की तरफ से नहीं, जो सन 84 में हुआ था वो मॉब लिंचिंग था। अपनी कामयाबी हमारी सैफ खान, एक सेकंड, सैफ खान, 84 में हुआ था मॉब लिंचिंग था, मुरादाबाद में हुआ मॉब लिंचिंग था, मेरठ में हुआ मॉब लिंचिंग था, क्या था वो? डरा के वोट लेते क्या हुआ था? मलियाना में क्या हुआ था, बताइए आप। मैं आपके माध्यम से मुस्लिम भाइयों को अपील करना 97% चाहता हूं, अटैक्स, ये मैं नहीं कह रहा, आप सुनिए, ये कांग्रेस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। 97 खालिद भाई, ये वो मई देखिए, राजनीतिक 2014 के पार्टियां बाद जो से अगर है हुए अपने 30 महीने में, स्वार्थ आप के ये लिए समझे, कम्युनिटी 6 और महीने में धर्म 20 बांटने अटैक का जो है काम मॉब करते हैं। लिंचिंग के हुए। हम ये कह सबसे रहे हैं ज्यादा कि कांग्रेस हाईएस्ट सीरियस होती है भारतीय या जनता पार्टी के सपा रेजिम में या बसपा सीरियस हुए, होती है, और जो वहां पे मायावती हुए जी उठा जहां पे रही है। भारतीय जनता सरकार पार्टी इनके बल पे चल रही थी यूपीए 2 बहुत का। अफसोस की बात है। 2009 और के मॉब बाद लिंचिंग सरकार होने के बाद जो है सपा और उनको सम्मान अच्छा, दिया सैफ जाता खान ले लेते हैं, है ऋषि यूनियन मिश्रा ले कैबिनेट लेते हैं। मिनिस्टर्स की तरफ से। हाँ। क्या ये शर्मनाक बात है या नहीं है? नहीं, मुझे सैफ खान, बताइए। सैफ खान, एक सवाल आपसे बनता है, आपने मॉब लिंचिंग का जिक्र करा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मॉब लिंचिंग की कोई परिभाषा आपने तय की है? 84 में जो हुआ वो क्या था, मेरठ में हुआ वो क्या था, मुरादाबाद में हुआ वो क्या था, आपके टेन्योर में ये हुआ, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसको भी मॉब लिंचिंग बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? साहब, मॉब लिंचिंग ठीक है, हुई, मैं मानता हूं ये चीज, मगर 97% आज बढ़ कैसे गए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आप पहले, स्टेटमेंट में? आपसे कह रहा हूं, जितने मैंने नाम लिए, मुरादाबाद, मलियाना, हाशमपुरा, आपने जितने नाम है, इनको क्या आज बोलेंगे? 97% ये आपका टेन्योर है, भी गए। ये कांग्रेस का कार्यकाल है, 84 भी आपका ही कार्यकाल है, मॉब लिंचिंग उसको हुई, क्या बोलेंगे? उसमें भी इनके हाथ थे। आज आप जो है लगातार देख लीजिए, सरकार किसकी थी? 97% ये सरकार मैं नहीं किसकी कह रहा हूं, थी? फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं। 97% अटैक्स मई 2014 के बाद से हुए हैं। 6 महीने में भी आप समझ लीजिए, 6 महीने में 20 अटैक्स खेमचंद जी, ये कह रहे हैं 2014 के बाद मॉब लिंचिंग बढ़ी है, इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गहरा विषय है। हाँ। जैन सिन्हान के देखिए, आपने यूनियन देखा कैबिनेट होगा कांग्रेस मिनिस्टर ने महेश शर्मा, मुसलमानों इनकी को यूनियन कैबिनेट वोट बैंक के लिए मिनिस्टर यूज सम्मानित किया है, करते हैं उनका जो कभी मॉब विकास लिंचिंग नहीं किया। करने वाले लोग आप हैं। देखेंगे ना ही अभी उन्होंने- आपके कभी मंच उन्होंने के क्या ऊपर ये मुसलमान पूछा को गया आजादी था के बाद कि आपने मुझे बता पार्टी का अध्यक्ष बनाया, उत्तर प्रदेश, नहीं बनाया, गुजरात क्या इन्होंने और पीएम का कैंडिडेट बनाया, नहीं बनाया। गुजरात, आप राजस्थान देखेंगे और उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों को टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? आप मुझे पार्टी जो कहती है बताइए, वो क्या हमारे करती है, खेमचंद सबका जी जो साथ भारतीय सबका जनता विकास के आधार पार्टी पे से काम हैं, करते ना हैं, बता वो करके दीजिए, एक दिखाया। नाम पूछता हूं केवल। खेमचंद जी, सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगाई है एनडीए सरकार को मॉब लिंचिंग पे, आप क्या जवाब दे रहे हैं? मॉब लिंचिंग पे हाल में ही 4 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है और कहा है कानून बनाने के लिए, और आप कांग्रेस को घेर रहे हैं। कांग्रेस ने जो किया उसका सजा जनता ने दिया, 44 में सिमट दी। आपको जो जनता जनादेश दिया था, आपने क्या किया? आपको तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुकी है मॉब लिंचिंग पे और कहा है कानून बनाने के लिए। सर, मॉब लिंचिंग एक अलग चीज है, लेकिन मॉब लिंचिंग में आप हर एक क्यों घटना अलग को चीज शुरू है? कर दोगे, वो भी गलत है। आपने देखा होगा, क्यों अलग चीज है? राजस्थान में जो बॉर्डर का एरिया है, वहां पे गायों की जो नाजायज तस्करी होती थी, और तस्करी की जो लड़ाई झगड़ा इसी होती चीज के है लिए आपस में सुप्रीम लोगों कोर्ट को- तस्करी रोकने के लिए पुलिस के बजाय अब सड़क पर जगह आपने करके- देखा होगा कि हाँ। मॉब लिंचिंग के पीछे विपक्ष के लोग पाए गए, और विपक्ष के लोगों ने बाकायदा कंस्पायरेसी के साथ, आप षड्यंत्र के साथ आजाद उन्होंने ये साहब, मॉब मैं लिंचिंग इनकी कराई है। माइनॉरिटी देखिए, कमीशन और की एक भारतीय रिपोर्ट जनता बताना पार्टी चाहता हूं सरकार ने 2014 जो कदम उठाने की, चाहिए, जिसमें वो ये उठाए। कहते उन्होंने हैं सभी डिस्पाइट ऑफ स्टेट को मल्टीपल निर्देश दिए, रिपोर्ट्स इस पे जोरदार बाय तरीके से बीजेपी कार्रवाई होनी के चाहिए, लोगों के किसी को आज छोड़ा तक जाना किसी नहीं पे आज तक चाहिए, एक्शन और नहीं हुआ पूरी सख्ती है। के ये साथ माइनॉरिटी कार्रवाई होनी कमीशन चाहिए। की आपने रिपोर्ट देखा है। होगा इस तरह की घटनाओं में किस तरीके से तेजी से कमी आई। मुजफ्फर साहब ये कह रहे हैं क्या कमी घटनाओं आई? में कमी आई है, लेकिन चुनाव से ठीक 3 महीने पहले आपको तमाम लोगों को फिर वही मुसलमान याद आने लगा, जिसके लिए सभी जवाबदेह हैं, चाहे खेमचंद शर्मा हो मॉब लिंचिंग को लेकर, चाहे सैफ खान हो, वो तमाम तरह के सवाल इनके साथ भी जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में, चाहे दंगे की बात हो, चाहे जो अपलिफ्टमेंट के लिए जो आने वाली जो सिफारिशें थी उनको ना लागू कर पाने में। क्या लगता है, सिर्फ ये 3 महीने का एक हनीमून है? देखिए, दरअसल मुसलमानों की बात कर कौन रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
आप ये बताइए कि इन्होंने जो देश के हिंदुओं को भगवान राम के नाम पे और गाय के नाम पे ठगने का काम किया है, वो क्या देश नहीं देख रहा है? ये जो है अभी बाई इलेक्शन के अंदर 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 1 सीट जीते हैं, 11 सीटें हार गए ये। काम नहीं किया है। तो हम भगवान राम के लिए भी अरे खूब बेचा है आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, जो जिस मर्यादा के लिए उनको जाना जाता था, आपने भगवान राम को कलंकित करने का काम किया है। राम का नाम भगवान राम ने या कभी किसी में रामायण में कहीं लिखा हो कि ऐसे भीड़ इकट्ठी मुजफ्फर साहब, आपने सवाल किया और आप भी जाके उसी धार्मिक और उसी जज्बाती नजर में घुस गए। मेरा कहना यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम को वनवास कराया था। ये वनवास दिलवाने वाले लोग हैं। ये जब चुनाव आता है बाद विकास करते हैं जो विनाशकारी लोग हैं। सभी मेहमानों से हमने जानने की कोशिश की कि आज के इस बयान को कैसे देखें। यही सच है। मैं आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सवाल खड़ा यह हुआ था कि आज मायावती ने यह कहा है कि 10% आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने जब 10% देने की बात करी सवर्ण गरीबों को, तो बाकायदा संसद में और राज्यसभा में उस पर इन्होंने भी मांग उठा दी है। ये वही लोग हैं जो सच्चर कमेटी पे कहीं ना कहीं खामोश रहे, कहीं ना कहीं नाकाम रहे। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।